नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, अपने इस लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में और अपना एक लेक्चर हमारा इसमें कंप्लीट भी हो चुका है। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे तुर्कों के आक्रमण के पूर्व भारतीय राजवंश के बारे में और उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इसके अलावा अपने सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहिएगा आप लोग। तो और थोड़ा सा एक और चीज़ है, देखिए पेज की क्वालिटी या प्रिंट की क्वालिटी थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है, जिसको हम अपने अगले लेक्चर में सुधार करेंगे। मध्यकालीन भारत के जो भी हमने पिछला लेक्चर भी डिस्कस किया था उसमें भी लगभग सेम ही क्वालिटी थी। दरअसल ये दोनों एक साथ बन गया था, इस वजह से यह क्वालिटी आ रही। बाकी जो है आपको बढ़िया क्वालिटी की प्रिंट जो है वह देखने को मिलेंगे अगले लेक्चर या अगले चैप्टर से, जब हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो निश्चिंत रहिए, उस चीज़ को मैं देख रहा हूँ और उस पर ध्यान भी दे रहा हूँ। फिलहाल आपको देखना और समझना यह है कि मैं पढ़ता तो हूँ ही सारी चीज़ों को, इसके अलावा लेक्चर्स को बाकायदा और पूरे ध्यान से देखा करिए, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर एरीपत्ती है, ये तनियूर है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर घटिका है। तीनों को आपको मैच कराना है, और मैच नहीं कराना है, आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन है आपके पास ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, या फिर डी 1 और 3। मैं ये सब निशान हटा देता हूँ। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। एरीपत्ती देखिए उस भूमि को कहा जाता था, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई गांव है, ठीक है। पहले यहाँ जो लिखा है उसको पढ़ लूँ। देखिए एरीपत्ती जो होता था, नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन से, तो एरीपत्ती भूमि जो है वह मुख्यतः जलाशय भूमि हुआ करती थी, जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से गांव के जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, ठीक है। अब इसे यहाँ समझिए, मान लीजिए यह आपका गांव है, गांव में यह कोई जलाशय है, ठीक है। तो अब इस जलाशय के रख रखाव के लिए, जो वर्तमान समय की बात मैं कर रहा हूँ, तो ग्राम पंचायत है, तो इस जलाशय की रख रखाव के लिए ग्राम पंचायत को कुछ न कुछ धन की आवश्यकता तो होगी। उस धन की आवश्यकता के लिए तत्कालीन समय की जो सभाएं या पंचायत रहा करती थी, उसने किया क्या, या उनके द्वारा क्या किया जाता था कि कुछ भूमि का क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता था, और उस भूमि से जो राजस्व वसूली होती थी, उस राजस्व वसूली को जो है जलाशय के निर्माण अथवा रख रखाव में खर्च किया जाता था, ठीक है। उस राजस्व का पूरा खर्च जो है, या उस राजस्व से प्राप्त मूल्य का पूरा खर्च जो है वह जलाशय के रख रखाव के लिए कर दिया जाता था। तो इसी भूमि को, जिस भूमि से वह राजस्व प्राप्त होता था, इसको एरीपत्ती कहा जाता था, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर से अगर एक बार आपको बता दूं आसान भाषा, मान लीजिए यह कोई गांव था, गांव के अंदर यह एक जलाशय था या एक तालाब था। इस तालाब के रख रखाव के लिए एक भूमि निश्चित कर दी गई, ठीक है। तालाब की भूमि नहीं, तालाब के रख रखाव का खर्च उठाने के लिए एक भूमि तय कर दी गई, और इस भूमि से जो राजस्व वसूला जाता था या इस भूमि पर जो टैक्स लगता था, उस टैक्स से प्राप्त आय को टोटल इस तालाब के रख रखाव पर खर्च कर दिया जाता था, और इस भूमि को कहा जाता था एरी पत्ती, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं तनियूर के बारे में। तो देखिए तनियूर जो है वह चोल साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित एक शब्द है, और इसके तहत यह सभी गांव एक स्वशासित इकाई थे, ठीक है। देखिए चोल साम्राज्य के तहत गांव जो थे वो एक स्वशासन की इकाई हुआ करते थे। उसके अंतर्गत कई प्रकार के जो है वो रहते थे, क्या कहते हैं, हिस्से रहते थे गाँवों के। कुर्रम होता था, या नाडू होता था, और तनियूर भी होता था, ठीक है। कुछ गाँवों को मिला करके देखिए तनियूर एक बड़ा गांव था, और यह इतना बड़ा गांव था कि स्वयं ही एक कुर्रम का निर्माण करने में सक्षम था, ठीक है। देखिए इन गांवों को मिला करके कुर्रम बना दिया गया, और तनियूर क्या था, इनसे भी बड़ा था, ठीक है। और इतना बड़ा होता था कि कई गांव, और इतना बड़ा होता था कि एक कुर्रम का निर्माण एक अकेला तनियूर ही कर देता था। जैसे मान लीजिए, सिंपल भाषा में अगर कन्फ्यूजन हो रही तो समझ लीजिए कि कुछ गांवों को मिलाकर के एक कुर्रम बनता था, और कहीं कहीं पर एक तनियूर होता था। यहाँ पर जैसे एक तनियूर हो गया, यह इन गांवों के आबादी के बराबर ही आबादी अपने पास रखता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं घटिका के बारे में। घटिका बिल्कुल सही है, मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय को घटिका कहा जाता था, ठीक है। देखिए
कर्नाटक के मंदिरों के निकट स्थित पल्लवों का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान होता था। पल्लव कालीन में घटिका का निर्माण किया जाता था। यह कोई मान लीजिए यह मंदिर था, ठीक है, और मंदिर के प्रांगण में ही अथवा मंदिर से सटे हुए भाग में ही एक विद्यालय भी खोल दिया जाता था। स्कूल लिख दे रहा हूँ मैं। इसी स्कूल को घटिका कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यहाँ कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य जैसे प्रमुख राज्यों का उदय हुआ। दूसरा, दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण 300 ईसा से लेकर के 750 ईस्वी तक में व्यापार और नगरों का ऐश्वर्य बढ़ा। तीसरा, इस काल के प्रमुख लक्षणों में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान भी शामिल था। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। थोड़ा थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं हम लोग, ऐसे समय कम लगता है हमारा, है कि नहीं। चल, तो सही आंसर बता दीजिए आप लोग। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3। दूसरा वाला गलत है। देखिए, जो दक्षिण के प्रदेशों का द्वितीय ऐतिहासिक चरण 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी तक का था, उसमें यानी देखिए 300 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी तक को द्वितीय ऐतिहासिक चरण कहा जाता है दक्षिण के प्रदेशों का, ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास किया तो इसमें जो है व्यापार और नगरों का ऐश्वर्य घटा था, ठीक है। व्यापार और नगर और मुद्रा, इन तीनों का ह्रास हुआ था, जबकि कृषिगत अर्थव्यवस्था का विस्तार भी हुआ था। कृषि का विस्तार हुआ था लेकिन नगरों का ह्रास भी हुआ था, ठीक है। लोग नगर छोड़ करके गांवों में जाने लगे थे। आइए एक्सप्लेनेशन को समझिए। देखिए, दक्षिण भारत में 7वीं सदी के आरंभ में कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य और मदुरै के पांड्य जैसे 3 प्रमुख राज्यों का उदय हुआ था। कौन कौन थे? तो दक्षिण भारत में 7वीं सदी के शुरुआत में कांची के पल्लव हो गए, बादामी के चालुक्य और मदुरै के पांडव, 3 राज्य हो गए, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, जो द्वितीय ऐतिहासिक चरण था 300 से लेकर के 750 ईस्वी तक का, उसमें व्यापार, नगर और मुद्रा, इन तीनों का तो ह्रास हुआ, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था में विस्तार भी हुआ था। नेक्स्ट, ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि का अनुदान भारी संख्या में इस काल में दिखाई दिया, द्वितीय ऐतिहासिक चरण में, ठीक है। और अनेक नए क्षेत्रों का उपयोग, ऐसा इसलिए पता चल गया ना कि देखिए कुछ निश्चित क्षेत्र थे, बाकी भूमि ऐसे ही परती पड़ी रहती थी। परती यानी कि उनका अनुपयोग होता था, वह उपयोग में नहीं लाई जाती थी, ठीक है। जो भूमि उपयोग में नहीं लाई जाती थी, किसी भी प्रकार के उपयोग हेतु नहीं होती थी, उसको परती कहा जाता है। तो उसी तरह उन परती भूमि का अनुदान दिया जाने लगा। उन पर जो है काफ़ी जब अनुदान दिया जाने लगा तो जिसको दिया गया वह आएगा ना, अपने परिवार के साथ आएगा, रहेगा, नहीं रहेगा तो वहाँ खेती करेगा, उसको कृषि योग्य बनाएगा। तो इसलिए इनके जो है विस्तार को देखा गया, खेती और आवासों के विस्तार को देखा गया था उस काल में, ठीक है। और इन्हीं आधारों पर कहा जाता है कि जो अनुदानों की संख्या थी वह काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ गई थी। नेक्स्ट, 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ए, यहाँ ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ। बी, शिव और विष्णु के प्रस्तर मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। सी, 5वीं सदी में यहाँ प्राकृत राजभाषा थी और शासन पत्र प्राकृत में ही जारी होते थे। और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर डी, वाकाटक का राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में था। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। 5वीं सदी में यहाँ पे प्राकृत राजभाषा नहीं थी, राजभाषा यहाँ पर संस्कृत हो गई थी दक्षिण में, ठीक है। आइए देखते हैं इन सब के बारे में। देखिए, दक्षिण भारत के राज्यों में सन 400 ईस्वी से ही संस्कृत राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाने लगी थी और अधिकांश शासन पत्र या सनद जो है वह संस्कृत में हमको मिले भी हैं, ठीक है। दूसरी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच लगभग सभी अभिलेख जो हमको मिले वे प्राकृतिक भाषा में मिले हैं, ठीक। और तमिलनाडु के ब्राह्मी अभिलेख भी जो मिले हैं वह भी प्राकृतिक भाषा में ही मिले हैं, लेकिन कब के? ईसा पूर्व 2री सदी और ईसा की 3री सदी के बीच के। बाकी 400 ईस्वी के बाद से ही संस्कृत को राजभाषा के रूप में दक्षिण में अपना लिया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। देखिए 300 से लेकर के 750 ईस्वी के मध्य ब्राह्मण धर्म का काफ़ी ज़्यादा उत्कर्ष हुआ दक्षिण भारत में, और बौद्ध जैन धर्म जो तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों तक फैल गए थे, उनमें जैन धर्म तो अब सिमट करके कर्नाटक तक ही सीमित हो गया था। ठीक है, 300 से 750 यानी कि द्वितीय ऐतिहासिक चरण में। ठीक है, और राजाओं द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा वैदिक यज्ञों को किया जाने लगा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए तमिलनाडु में पल्लव और कर्नाटक में बादामी के चालुक्यों के शासनकाल में शिव और विष्णु के पत्थर के मंदिरों का निर्माण प्रारंभ होता है। और सबसे अंत में ये वाला उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र और विदर्भ कौन सा क्षेत्र होता है? जो महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर में आप देखेंगे ना, उनसे सटा हुआ जो क्षेत्र आता है महाराष्ट्र का, उसे विदर्भ में माना जाता है। ठीक है, कुछ हिस्सा इसका एमपी में भी आता है, जैसे कि आप नागपुर का क्षेत्र देख लेंगे, वह विदर्भ में आता है। ठीक है, देखिए उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटक ने प्रमुख शहरों को बसाया था। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा, ये अभी ना ये सारी चीज़ें भी प्राचीन भारत में आएंगी। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। जब हम प्राचीन भारत का जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, वहाँ और डिटेल से आएंगी। इस वजह से यहाँ पर हाँ, चूंकि यह तुर्कों के आक्रमण के पूर्व भारतीय राजवंशों की बात हो रही है, या फिर तुर्कों के पहले भारत की स्थिति क्या थी इसके बारे में बात हो रही है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना आवश्यक है। इसीलिए इस चैप्टर को यहाँ बीच में इनके द्वारा दिया गया है। तो आप भी थोड़ा बहुत झिझकिए मत, परेशान मत होइए कि सही से या अच्छे से नहीं पता चल पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। देखिए जब वहाँ डिटेल में आएगा तो डिटेल से समझने और समझाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि वहाँ तो आएगा ही, वहाँ ये चीज़ें नहीं आएंगी, वहाँ दूसरी चीज़ें रहेंगी, इनसे ही संबंधित रहेंगी। ठीक है, यहाँ बताइए सातवाहनों के बाद दक्कन में स्थापित राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए वहाँ सातवाहनों तक हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद तो ये सब लोग रहेंगे। पहला, पश्चिमी दक्कन में पल्लव राजा ने सत्ता स्थापित की जिसकी राजधानी कांची थी। दूसरा, प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में चालुक्यों ने सत्ता स्थापित की। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दो के दोनों ही कथन से गलत हैं। देखिए पल्लव जो थे या कांची की जो अवस्थिति थी वह थी पूर्वी भारत में, और चालुक्यों की जो राज्य था वह था आपका पूर्वी भारत में। ठीक है, दक्षिण के पूर्व की बात हो, ऐसे पूरा जैसे यह पूरा भारत का नक्शा ऐसे नीचे आता है ना, तो चालुक्य आपके इधर केरला और कर्नाटक साइड आप समझ सकते हैं इसको, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। केरला और कर्नाटक साइड में समझिए आप चालुक्य को, और पल्लवों को आप आंध्रा और तमिलनाडु साइड में समझ करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ लिया है आपके पूर्वी भारत में कौन आएगा, पल्लव लोग आएंगे, और पश्चिम में कौन गया, चालुक्य। जबकि यहाँ पर पूर्वी भाग में चालुक्य और पश्चिमी भाग में पल्लव राजा की बात हो रही है। हालांकि राजधानी पल्लवों की सही है, कांची के पल्लव। आइए एक्सप्लेनेशन से अब चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। देखिए 6ठी सदी में पश्चिमी दक्कन में चालुक्यों ने अपना राज्य स्थापित किया और वातापी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी, वातापी। ठीक है, प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ, और इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके उनकी जगह पर कौन आया, पल्लव आए। ठीक है, सातवाहनों के बाद अगर आपको क्रम मिलाने को आ जाए तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ना, सातवाहन, उसके बाद कौन आया, इक्ष्वाकु, उसके बाद कौन आया, तो उसके बाद आए पल्लव। ठीक है, और पल्लवों ने अपनी राजधानी कांची बनाई जो कि आधुनिक कांचीपुरम है। ठीक है, पल्लव का अर्थ होता था, ये समझने की जरूरत नहीं, लता, चूंकि यह टोडाई का रूपांतरण है जो लता का ही पर्यायवाची है। एक शब्द यहाँ पर है टोडाई नाडु। ठीक है, इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है टोड मंडलम। ठीक है, टोड मंडलम या टोडाई नाडु क्या है, यह आपके लिए प्रश्न है, अभी आगे वैसे आएगा, फिलहाल आप यहाँ पर विचार करिए। टोड मंडलम या फिर टोडाई नाडु भारत के किस क्षेत्र को कहते हैं, टोडाई नाडु यहाँ लिखा हुआ है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे अभी इसी में आ जाएगा। 4-5 प्रश्न आगे पीछे है ऐसे ही यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कदम राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की। दूसरा, यह
उत्तरी कर्नाटक और कोंकण तक फैला था, और सबसे अंत में कथन 3, इसकी राजधानी कोलार थी। आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, या डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राजधानी गलत बताया गया है। ठीक है, सही राजधानी इसकी कोलार नहीं थी। उनकी कदम राजाओं की राजधानी जो है कोलार नहीं थी, इनकी राजधानी थी बनवासी। क्या थी? बनवासी। या फिर इसका एक अन्य नाम मिलता है पढ़ने को हमको, वैजंती, वो वैजंती माला वाला वैजंती। ठीक है, आइए नीचे एक्सप्लेनेशन में देखिए तो समझेंगे आप। देखिए, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। मयूर शर्मन ना पढ़ने के लिए कांची गया था, और कांची जब वो आया तो पल्लवों ने उसे अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया, चूँकि पल्लवों की राजधानी कांची थी। बाद में उसने क्या किया, पल्लवों से अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध किया, लेकिन पल्लवों से हार गया, यानी और अपमानित हुआ। लेकिन यहाँ पर पल्लवों ने उसका सम्मान किया, या पल्लवों ने उसकी इच्छा शक्ति का सम्मान किया, और मयूर शर्मन को राज चिन्ह दे दिया। ठीक है, और राज चिन्ह दे करके मयूर शर्मन के राज्य कदम्ब को मान्यता भी प्रदान कर दी। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है कि कदम्ब का राज्य क्षेत्र क्या था। तो कदम्ब ने 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की। कर्नाटक कौन सा भाग में आता है भारत के, बताइए जरा। तो देखिए, यहाँ पूर्वी भारत में आपका केरल पड़ता है, इसके ऊपर का यह जो हिस्सा है यह कर्नाटक का भाग पड़ता है। ठीक, तो उत्तरी कर्नाटक और कोंकण के तट की बात हो रही, तो कोंकण इधर पड़ेगा ना। तो इस क्षेत्र में कदम राज्य बनाया गया मयूर शर्मन के द्वारा, जिसको पल्लवों ने अपनी मान्यता भी दे दी थी। ठीक है, मयूर शर्मन ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केनरा जिले के वैजंती या बनवासी में बनाई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की? ए कदम, बी चालुक्य, सी गंग, या फिर डी पल्लव। दक्षिण कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में तो कदम राज्य था, मयूर शर्मन ने उसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब बताइए दक्षिणी कर्नाटक में कौन सा राज्य था? चलिए देखिए, दक्षिणी कर्नाटक में थे आपके गंग वंश के शासक। ठीक है, आइए इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए, कर्नाटक की लोकेशन आपको फिर से बता दूँ, जैसे कि यह मान लीजिए भारत का हिस्सा है, यह तो हो गया केरला, इधर हो गया आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ये हो गया आपका आंध्रा वाला क्षेत्र, और यहाँ से बीच का जो यह हिस्सा आता है यह था कर्नाटका का। कर्नाटका के दक्षिण हिस्से में गंग राजाओं ने अपने राज्य की स्थापना की, या गंग प्रदेश की स्थापना की। अब देखिए, गंग राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गंग राजाओं की राजधानी थी कोलार। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए, गंग राजाओं का राज्य जो है वह पूरब में पल्लवों के राज्य और पश्चिम में कदम्ब राज्यों के बीच में था। ठीक है, ये ऐसे एक और नक्शा बनाता हूँ, फिर आप समझेंगे सही से। ये हुआ, ये हुआ। अब तमिलनाडु में नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया केरला का क्षेत्र, और ये हो गया कर्नाटका का क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तरी कर्नाटक और कोंकण तट के आसपास तो कदम्ब थे, फिर यहाँ पर थे गंग लोग। ठीक है, ये दक्षिणी कर्नाटक, इधर आपके हो गए पल्लव पी, इधर आपके हो गए कदम्ब के, और ये हो गया आपका गंग। ठीक है, तो अब पूर्वी छोर पर गंग राज्य जो है वह पल्लवों से उनकी सीमा सटती थी, और पश्चिमी छोर पर गंग राज्य की सीमा छूती थी कदम्ब राज्य को। ठीक है, गंग राज्य की राजधानी थी कोलार, और कदम्ब राज्य की राजधानी थी वैजंती या बनवासी। ठीक है, गंग राजाओं ने देखिए भूमि अनुदान का लाभ अधिकतर जैन धर्म के लोगों को या जैन धर्म के अनुयायियों को दिया था। ठीक है, जैन धर्म के द्वारा इनको ज़्यादा भूमि अनुदान दिया गया, जैन धर्म को जैन धर्म द्वारा नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एहोल अभिलेख में उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसका दरबारी कवि रविकीर्ति था। उसने पल्लवों को हराकर वेंगी प्रांत जीता था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। चूँकि ऑप्शन दूसरे पेज पे है तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3, और ऑप्शन नंबर डी है 1
2 और 3। अब आप बताइए इन सभी में से कौन सा विकल्प सही होगा इस प्रश्न को लेकर के। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 के तीनों ही कथन सही हैं। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों को हरा करके उनका वेंगी प्रांत जीत लिया था और इसके बारे में हमको रविकीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से जानकारी भी मिलती है। इसके ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख एक प्रशस्ति अभिलेख का उदाहरण भी है, यह भी आप लोग जानते रहिए। प्रशस्ति अभिलेख क्या होता था? जिसमें किसी भी दरबार का राजकवि जो होता था या राजा का जो राजकवि होता था उसके द्वारा उस राजा का गुणगान किया जाता था। ऐसा नहीं कि यह राजकवि ही हो, ठीक है, यह आवश्यक नहीं, लेकिन कवि द्वारा जो है अपने प्रश्रयदाता या आश्रयदाता का हमेशा इसमें गुणगान किया जाता था। ठीक है, तो गुणगान यानी कि तारीफ़ें, तो तारीफ़ें होती थी, तो तारीफ़ और प्रशस्ति एक ही बात है। ठीक है, तो खूब बढ़ा चढ़ा करके राजा के बारे में लिखा जाता था। ऐसे थे अपने रविकीर्ति भाई और उन्होंने रचना कर डाली ऐहोल अभिलेख की, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी। अब आइए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिए, ऐहोल अभिलेख से हमको चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती। क्या क्या पता चला? एक तो ऐहोल अभिलेख, दूसरा किस राजवंश से संबंधित है? चालुक्य राजवंश से संबंधित है, और किस राजा से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अब आगे इस ऐहोल अभिलेख में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है हमको। रविकीर्ति जो कि उसका दरबारी कवि था, उसके द्वारा उसकी प्रशस्ति में या उसके गुण वर्णन में ऐहोल अभिलेख को उत्कीर्ण या रचित किया गया था। ठीक है, रचना की गई थी। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी नदियों के दोआब, जो वेंगी नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेंगी किस दोआब क्षेत्र में पड़ता है? कृष्णा और गोदावरी नदी के दोआब में। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदी का दोआब किधर है? पूर्वी या पश्चिमी किनारे पर? बताइए, इधर होगा ना। इधर कौन सा किनारा है? अब ये आप बताइए। ठीक है, पल्लवों से जीत लिया वेंगी को और मुख्य राजवंश की एक शाखा भी स्थापित की। मुख्यतः तो चालुक्य जो थे वह दक्षिण पर क्या कहते हैं, अरे पश्चिमी भारत के थे ना, दक्षिण के पश्चिम में स्थित है, मतलब यहाँ पर थे। लेकिन इसने जब इसको जीत लिया, वेंगी को जीत लिया, तो यहाँ पर भी चालुक्य वंश की एक नींव रख दी। ठीक है, जो मुख्य शाखा से अलग थी, या मुख्य शाखा से यूँ कह सकते हैं, मुख्य शाखा की एक उप शाखा या फिर एक ब्रांच स्थापित कर दी, ऐसे समझिए, ब्रांच बना दी एक यहाँ पर चालुक्य वंश की, जो कि आगे चल करके वेंगी के पूर्वी चालुक्य राजवंश कहलाने लगे थे। ठीक है, या फिर पूर्वी चालुक्य राजवंश कहलाने लगे थे, अथवा वेंगी के चालुक्य अलग हो गए और वातापी के चालुक्य अलग हो गए। वातापी मूल जड़ थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की। दूसरा, राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त किया। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन सही है। राष्ट्रकूटों ने पल्लवों का प्रभुत्व नहीं समाप्त किया था। पल्लवों को वास्तव में चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने कई बार, लगभग 3 बार पराजित किया था। लगभग क्या, 3 बार पराजित किया था, और इस कारण पल्लव शक्ति का काफ़ी ज़्यादा ह्रास हो गया था। अंत में चालुक्यों को जो है राष्ट्रकूटों ने समाप्त किया था। ठीक है, आइए यहाँ एक्सप्लेनेशन से देखिए तो आप और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। देखिए, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन और चालुक्य राजा पुलकेशिन के संघर्ष के मध्य 642 ईस्वी के आसपास पल्लव राजा ने पुलकेशिन को पराजित करके वातापी पर अधिकार भी कर लिया। और वातापी पर अधिकार करने के बाद जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन था, उसने वातापी कुंड अर्थात वातापी विजेता की उपाधि भी धारण की। ठीक है, अब 8वीं सदी के पूर्वार्ध यानी कि बाद में आगे चल करके चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची को 3 बार पराजित किया। कांची किसकी? पल्लवों की राजधानी थी ना। कांची को 3 बार पराजित किया किसने? विक्रमादित्य द्वितीय ने 8वीं सदी के पूर्वार्ध में, यानी कि 712 के आसपास यह युद्ध हुआ। ये यहाँ दिया तो है। पराजित करके 740 ईस्वी में पल्लवों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक है, पूर्वार्ध से 3 बार युद्ध हुआ ना, तो समय ले लेकर के युद्ध हुआ होगा।
परंतु चालुक्यों को, लेकिन चालुक्यों को 757 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 6वीं से 8वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, विष्णु और शिव लोकप्रिय देवता बन गए। दूसरा, पल्लव राजाओं ने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया। और तीसरा, पुलकेशिन द्वितीय ने मामल्लपुरम की स्थापना की। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए जल्दी कीजिए थोड़ा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल और केवल कथन 1 और 2 सही है। कैसे? देखिए, मामल्लपुरम की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय ने नहीं की थी, जब बल्कि मामल्लपुरम की स्थापना की थी एक पल्लव राजा थे जिनका नाम था नरसिंह वर्मन, जिनके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा था। उनके द्वारा जो है मामल्लपुरम, या फिर इसका एक अन्य नाम हमको मिलता है महाबलीपुरम, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, दक्षिण भारत में यज्ञानुष्ठानों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा लोकप्रिय हो गई थी। हिंदू धर्म लोकप्रिय हो रहा था तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा दक्षिण भारत में काफ़ी मात्रा में की जाने लगी थी। ठीक है, विष्णु और शिव की पूजा पहले से ज़्यादा होने लगी थी। ठीक है, देखिए, पल्लव राजाओं ने 7वीं और 8वीं सदी में अपने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बहुत से पत्थर के मंदिर बनवाए और सबसे प्रसिद्ध मंदिर इनमें रहा महाबलीपुरम का 7 रथ वाला मंदिर। इसके बारे में आर्ट एंड कल्चर में हम लोग और डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए 7वीं सदी में ही नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम या फिर मामल्लपुरम की स्थापना भी की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट अथवा डी चालुक्य। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रकूटों ने जो है मध्यकालीन साम्राज्य में आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों के बीच सेतु का काम किया, उत्तर और दक्षिण दोनों प्रदेशों के लिए। ठीक है, भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों को इन्होंने आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक किया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने। अब कैसे किया था, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए, जो 8वीं और 10वीं सदी के बीच पूर्वी भारत में पाल वंश का शासक था। प्रतिहारों का शासक पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा घाटी में था। ठीक है, ऊपरी गंगा घाटी ये इधर हो गया, प्रतिहार इधर, और गंगा के ऊपरी हिस्सों में इनका शासन था। जैसे गंगा नदी ये चल रही है तो यहाँ तक इनका शासन था। ठीक है, वास्तव में गुजरात के आसपास गुर्जर प्रतिहार वंश बोला जाता है इनको। ठीक है, अब राष्ट्रकूट का शासन कहाँ था? दक्कन में शासन था। यहाँ पूछा क्या कहा? उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किसने किया? ठीक, तो दक्कन में जिसका शासन होगा वही तो सेतु का काम करेगा, है कि नहीं? बस बात खत्म। नेक्स्ट बताइए, पाल वंश की स्थापना किसने की? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल या फिर डी रामपाल। बहुत आसान, एक शब्द का आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। देखिए, पूर्वी भारत के पाल वंश की स्थापना पूर्वी भारत के पाल वंश की स्थापना जो है वह गोपाल के द्वारा की गई थी 750 ईस्वी में। ठीक है, आइए नेक्स्ट। यहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्मपाल को ध्रुव ने पराजित किया था। दूसरा, ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। ध्रुव जो एक राष्ट्रकूट शासक था, यहाँ पर यह बताया गया है प्रश्न में। ठीक है, चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। 2 के दोनों ही कथन सही हैं। देखिए, गोपाल की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बनता है और धर्मपाल को जो है
जो राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव, उसने जो है पराजित किया था। और ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को भी ध्रुव ने पराजित किया था। वास्तव में संपूर्ण भारत में शासन करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य युद्ध चल रहा था, और उसी युद्ध का यह परिणाम था। कभी कोई किसे पराजित कर रहा था तो कभी कोई किसे पराजित कर रहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं है, सीधे सीधे बताया गया कि 770 में गोपाल की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बनता है, और वह 810 ईस्वी तक उसने शासन किया था। ठीक है, धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया था, और ध्रुव प्रतिहारों को भी शिकस्त दे चुका था इसके पहले। ठीक, अब यहाँ बताइए, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रूहमा कहा? ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, या फिर डी चोल? चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अरब व्यापारी सुलेमान ने जो है पाल वंश के राज्य को जो है, या पाल राज्य को रूहमा कहा था, रूहमा की संज्ञा दी थी। क्यों कहा था? देखिए, रूहमा का अर्थ होता है धर्म। ठीक है, और जब सुलेमान आया था तो उस समय जो है वहाँ पर धर्मपाल का शासन चल रहा था। पाल वंश का शासक था धर्मपाल, तो उसने धर्मपाल के धर्म को शॉर्ट में कहा रूहमा। बस यही कहानी थी, ऐसा कुछ विशेष नहीं था। ठीक है, देखिए 8वीं सदी के मध्य से लेकर के लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत में पाल वंश शासकों का वर्चस्व रहा, और उसी समय जो है अरब व्यापारी सुलेमान ने भारत की यात्रा की। पाल राज्य को उसने रूहमा या धर्म कहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे चीज़ों को एक बार समझाने के बाद दोबारा एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, देखिए अब यहाँ पूछा जा रहा है कि संत रक्षित और दीपांकर या फिर अतिश कौन थे? ए बौद्ध विद्वान, बी जैन विद्वान, सी हिंदू विद्वान, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, संतरक्षित और दीपांकर या अतिश। ठीक है, दीपांकर अथवा अतिश और संतरक्षित यह दोनों जो है बौद्ध विद्वान थे, और पाल वंश के शासन में रहते थे, या पाल राज्य में रहते थे। ठीक है, बाद में जब पाल शासकों की तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो गए तो इन्होंने संतरक्षित और दीपांकर जैसे बौद्ध विद्वानों को तिब्बत भेजा, अथवा तिब्बत ने संतरक्षित और दीपांकर जैसे बौद्ध विद्वानों को अपने यहाँ आमंत्रित किया। इन दोनों ने वहाँ जाकर के बौद्ध धर्म के नए रूप का भी वहाँ पर प्रचार किया। नया रूप मतलब थोड़े बहुत बदलाव किए। ठीक है, वर्तमान समय को तत्कालीन समय के हिसाब से। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पालों के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। दूसरा, देवपाल ने शैलेंद्र शासक को नालंदा में विहार बनाने की अनुमति दी। तीसरा, देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, या डी केवल 3। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, केवल तीसरा कथन गलत है। देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। बाकी दोनों कथन सही है। आइए अब एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। देखिए, पालों का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था। ठीक है, और यह काफ़ी लाभदायक भी था। ठीक है, वे इस व्यापार से लाभ की स्थिति में भी थे। ठीक, अब आगे पूर्वी भारत यानी क्या मतलब आप समझ रहे हैं? इधर का मतलब समझ रहे हैं क्या? यहाँ पर नहीं, ये इधर बंगाल वाला जो हिस्सा आता है ना, उसकी बात हो रही है, इस वाले हिस्से की बात हो रही है। तो दक्षिण एशिया यहाँ से पास में है ना, तो इनका जो है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार होता था, जो कि जिसमें कि यह लाभदायक स्थिति में थे, और इस कारण इनके साम्राज्य में संपन्नता भी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। अब दक्षिण पूर्व एशिया के साथ ये तो छोड़ दीजिए। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में उस समय शैलेंद्र शासकों का वर्चस्व था, अथवा उनका शासन था। उन्होंने जो है पाल दरबार में अपने कई दूत भी भेजे थे। नालंदा में एक विहार बनाने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी, जिसे जो है पालों द्वारा अनुमति भी दे दी गई थी, जिसके लिए। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, और साथ ही साथ धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भी करवाया था। दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, और धर्मपाल ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भी करवाया था, जिसे नष्ट कर दिया गया था।
नेक्स्ट बताइए, प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए भोज परमार, बी मिहिर भोज या भोज, सी महेंद्रपाल अथवा डी ध्रुव। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज या भोज जो था वह प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इस राज्य के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। देखिए, प्रतिहार साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश का जो सबसे महान शासक था वह था भोज। एक अभिलेख के अनुसार इस राज्य का सतलुज नदी के पूर्वी इस राज्य क्या है इसका भोज का राज्य जो है वह सतलुज नदी के पूर्वी किनारे तक फैला हुआ था। सतलुज नदी कहाँ से है, कहाँ से कहाँ बहती है बताइए, बोलिए बोलिए, सतलुज नदी की लोकेशन कहाँ पर होगी? चलिए आपके लिए प्रश्न है, सतलुज नदी के पूर्वी किनारे तक जो है मिहिर भोज का राज्य फैला हुआ था। ठीक है, और यह विष्णु भक्त था और इसने अपने सिक्कों पर आदिवाराह शब्द को अंकित करवाया। ध्यान दीजिएगा, जो राजा भोज था, प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार शासक जो राजा भोज था अथवा जो मिहिर भोज था वह विष्णु भक्त था और उसने अपने सिक्कों पर आदिवाराह शब्द का अंकन भी करवाया था। इसके अलावा इसका शासन जो है वह सतलुज नदी के पूर्वी किनारे तक फैला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सुमेलित करवाने वाला है, तो इसे आप बताइए कि कौन सा सही सुमेलित है। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला सही सुमेलित है, बाकी दोनों नहीं। सुलेमान के बारे में हमारी बात हुई थी कि यह जो है एक अरब व्यापारी था, ये यहीं पर बात हुई। देखिए, सुलेमान एक अरब व्यापारी था और इसने धर्मपाल के शासन को यानी कि पाल वंश के शासक को या पाल राज्य को रूहमा की संज्ञा भी दी थी और यह 8वीं सदी के आसपास भारत में आया था। ठीक है, 810 ईस्वी तक था ना इसका, तो 8वीं सदी के अंत में यह भारत आया था। ठीक, कौन? सुलेमान। वहीं बात करते हैं मार्को पोलो की, तो मार्को पोलो जो है उसने चीन की यात्रा की थी और वह इटली का यात्री था। ठीक है, इटली का था, इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था। कौन? मार्को पोलो। अब बात करते हैं अल मसूदी की, जो कि एक बगदाद का यात्री था। ठीक है, और इसने जो है 915 से 16 ईस्वी के बीच जो है गुजरात की यात्रा की और उस समय गुजरात में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन चल रहा था। ठीक, अब इसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को क्या कहा? तो गुर्जर प्रतिहार राज्य को बगदाद अल मसूदी द्वारा जो है अल जुजर कहा गया। क्या कहा गया? अल जुजर। ठीक है, बाकी यानी दोनों के बारे में तो हमारी बात हो गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, याद रखिएगा कि बगदाद निवासी अल मसूदी ने जो है गुजरात में या फिर गुर्जर प्रतिहार राज्य को जो है अल जुजर कहा था। ठीक है, जिस प्रकार वहाँ पर सीधे पूछ लिया गया था एक जगह ना, अभी हम देख रहे थे कि रूहमा की संज्ञा किस राज्य को दी गई थी? सुलेमान के द्वारा। तो उसी प्रकार यह अल जुजर भी आपसे स्पष्टतया और सीधे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की और दूसरा, उसने मान्यखेट या फिर मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट राजवंश की नींव रखी थी और राष्ट्रकूट की राजधानी थी मान्यखेट या फिर मालखेड़। कहाँ पर थी यह मान्यखेट या मालखेड़? तो यह जो सोलापुर है ना वर्तमान में, उसी के पास। सोलापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के आप जब ये महाराष्ट्र का लोकेशन देखेंगे ना, तो महाराष्ट्र का जो है दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है, यहाँ पर आपको दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है यहाँ पर आपको सोलापुर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, या फिर मान्यखेत भी आप लोग कह सकते हैं उसको। आइए एक्सप्लेनेशन से देखते और समझते हैं। देखिए, दक्कन में राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। आधुनिक सोलापुर के निकट मान्यखेट या फिर मान्यखेड़ को उसने अपनी राजधानी बनाया तथा उत्तरी महाराष्ट्र के पूरे प्रदेश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। ठीक है,
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ स्थापित किया। दूसरा, राष्ट्रकूटों ने सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। जो राजा कृष्ण तृतीय थे, इनके द्वारा रामेश्वरम में विजय स्तंभ स्थापित करवाया गया था चोल साम्राज्य को पराजित करने के बाद। ठीक है, चोल के साम्राज्य के एक राजा थे, राजा परांतक, उनको पराजित करने के बाद उसने जो है एक विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी। ठीक है, देखिए, और इन्हीं ने यानी कि राष्ट्रकूट राजाओं ने ही जो है सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति तो दी ही थी, साथ ही साथ उनको धर्म प्रचार की भी उनके अनुमति दे दी थी। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन को देखते और समझते हैं। देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश के अंतिम प्रतापी राजा थे राजा कृष्ण तृतीय। इन्होंने चोल राजा परांतक को परास्त करके चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था और इसके उपरांत वह दक्षिण में रामेश्वर की ओर बढ़ा। वहाँ तक के प्रदेशों को जीत करके उसने एक विजय स्तंभ की स्थापना करवाई। कहाँ पर? रामेश्वरम में। ठीक है, और साथ ही साथ एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बारे में बताया गया आपको कि सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए उसने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की इजाज़त दी और इन्हें इस्लाम के प्रचार की भी छूट दी। इस नीति से हालांकि विदेशी व्यापार में सहायता भी प्राप्त हुई थी। किसको? जो राष्ट्रकूट राजवंश था उसको। और किसने अनुमति दी थी? तो राजा कृष्ण तृतीय ने दी थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जाहिर सी बात है आपको ही विचार करना है इन युग्मों पर। ऑप्शन चूंकि यहाँ नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, तब तक आप युग्मों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी है आपका केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी है आपका केवल 1 और 3 और ऑप्शन नंबर डी है आपका केवल 3। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 सही सुमेलित है। देखिए, खास जो है यह असम का एक क्षेत्र है। प्राग ज्योतिषपुर जो है वह असम का प्राचीन काल में नाम हुआ करता था। असम का पुराना नाम है प्राग ज्योतिषपुर। इसके अलावा लाट जो है वर्तमान में भी दक्षिणी गुजरात क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, बस सिंपल है, एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज़ है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, देखिए, खास क्षेत्र असम से संबंधित है। प्राग ज्योतिषपुर असम राज्य का पुराना नाम है और सबसे अंत में लाट क्षेत्र जो है वह वर्तमान दक्षिण गुजरात में स्थित है। यहाँ बताइए, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए राजेंद्र प्रथम, बी राजराज, सी विजयालय या डी राजेंद्र द्वितीय। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विजयालय ने जो है 850 ईस्वी के आसपास जो है चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इसने जो है पल्लवों को पराजित कर दिया था और साथ ही साथ पांड्यों को भी शक्तिहीन कर दिया था, यानी पांड्यों को भी कई बार इसने युद्ध में हराया था। आइए अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो देखिए, 850 ईस्वी यानी कि 9वीं सदी के अंत में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की और वह पहले चोलों का सामंत ही था, यानी कि मंत्री था। ठीक है, चोलों का ही मंत्री था विजयालय, जिसने चोलों को ही 850 ईस्वी यानी 9वीं सदी के अंत में पराजित किया और उसके बाद उसने पांड्यों को भी शक्तिहीन कर दिया था और इस प्रकार से उसने चोल साम्राज्य की नींव रखी पल्लवों के अवशेष पर। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए, टोइड मंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? ए दक्षिण तमिल प्रदेश, बी पूर्वी तमिल प्रदेश, सी पश्चिमी तमिल देश अथवा डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, टाइल्स जो है ये लोग फिर अपना काम चालू कर दिए हैं, यही डिस्टर्बेंस होती है। चलिए, फिलहाल हम लोग रुकते नहीं हैं क्योंकि अब समय नहीं है। ठीक है, बताइए यहाँ पर टोइड मंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टोइड मंडलम जो है वह दक्षिण भारत के दक्षिण तमिल देश को संदर्भित करता है। वास्तव में जो दक्षिण तमिल क्षेत्र है उसको लेकर के छोड़िए, आंध्रा से लेकर के तमिल तक के क्षेत्र को टोइड मंडलम या फिर टोड मंडलम कहा जाता है, ठीक है, या फिर टोई नाडु कहा जाता है। आंध्रा से लेकर के जो तमिल तक का प्रदेश है, दक्षिण आंध्रा से लेकर के पूरा तमिलनाडु का क्षेत्र, इसको टोइड मंडलम या टोइड नाडु कहा जाता है, ठीक है। देखिए, विजयालय ने कांची में पल्लवों को हराने के बाद दक्षिण तमिल देश, जिसे टोइड मंडलम कहा जाता है, वहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट बताइए, अगला प्रश्न है आपके पास। यहाँ पूछा जा रहा है कि चोल शासकों ने पांड्य और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा, चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उनके कुछ क्षेत्रों को जीता। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी है केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। देखिए, जो चोल शासक थे उन्होंने पांड्यों और चेरों दोनों को पराजित करते हुए आरंभिक दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, ठीक है। और जो अपने चोल राजाओं ने अपने पिताओं के क्या कहते हैं, अपने जो है अपने पूर्व के शासकों की विस्तारवादी नीति को आगे भी बढ़ाया था। और इनमें सबसे प्रमुख नाम आता है राजेंद्र प्रथम का, ठीक है। इसने तो श्रीलंका तक को विजय कर लिया, श्रीलंका तक को अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। आइए देखिए, बात करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए, अपने पिता राज्य की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेर शासकों पर आक्रमण करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। पांड्य और चेर राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया राजेंद्र प्रथम ने। उसने अपनी यह विजय श्रीलंका तक जारी रखी और दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन समय तक अपना प्रभुत्व कायम रखा था, ठीक है। इसके अलावा एक अन्य चीज़ जानिए, इसने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के भी कुछ हिस्से को जीत लिया था, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में भी इसने कब्जा कर लिया था काम भर का। देखिए, चोलों ने अपनी सैन्य कार्रवाई के बल पर दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र शासकों पर आक्रमण किया, उनके कुछ क्षेत्रों को जीत करके अपने अधिकार में कर लिया। इनका उद्देश्य इसके लिए था कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है। काफ़ी मजबूत नौसेना रहा करती थी इनकी, ठीक है, चोलों की। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चोल प्रशासन मंडलम, वलनाडु और नाडुओं में विभाजित था। दूसरा, अधिकारियों को आमतौर पर राजस्वदायी भूमिदान द्वारा भुगतान किया जाता था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, चोल साम्राज्य को कई भागों में विभाजित किया गया था। आपको पहले भी बताया गया कि चोल प्रशासन जो था वह स्थानीय स्वशासन प्रशासन का एक बहुत अच्छा उदाहरण था। एक हमको उत्तर मेरूर का अभिलेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ था, ठीक है। उत्तर मेरूर का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसमें बताई गई थी सारी चीज़ें, लिखित रूप में सारी चीज़ें हमको मिली कि किस प्रकार से वे लोग शासन और प्रशासन का कार्य करते थे, या फिर शासन और प्रशासन को किस प्रकार उनके द्वारा विभाजित करके स्वशासन का कार्य किया गया था, ठीक है, या स्वशासन को बढ़ावा दिया गया था। फिलहाल यहाँ देखिए, इसके बारे में बात करते हैं, वलनाडु और नाडु के बारे में। देखिए, जो चोल प्रशासन था सबसे बड़ा भाग था उसका मंडलम, मंडलम के बाद वलनाडु और बाद में नाडु आते थे, ठीक है। चोल साम्राज्य मंडलों या प्रांतों में विभाजित थे और प्रशासन जो था वह मंडलम, वलनाडु और नाडुओं में विभाजित था। इसे आप वर्तमान मंडल से ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कमिश्नर आयुक्त का जो क्षेत्र होता है उसे, इसको आप जिला से प्रशासन से ले सकते हैं और इसको ब्लॉक स्तर पे आप लेकर के समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी इनके द्वारा किया जाता था, जो प्रांतीय शासक होते थे उनकी नियुक्ति की जाती थी राज परिवार के सदस्यों से ही, ठीक है। और जो अधिकारी होता था ना, जो भी अधिकारी होता था उससे राजस्वदायी भूमि द्वारा भुगतान किया जाता था। मतलब ऐसी भूमि दे दी जाती थी जिससे राजस्व मिलता हो, ठीक है, तो इसी से उसका भुगतान हो जाता था। नेक्स्ट,
चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था? ए व्यापारिक चुंगी, बी व्यापारिक श्रेणियां, सी आयात निर्यात की पद्धति, अथवा डी ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गिल्ड जो है वह व्यापारियों की श्रेणियों को कहा जाता था। दरअसल व्यापारियों की यह गिल्ड वाली श्रेणी ना मुख्य रूप से कुछ देशों के साथ व्यापार करती थी, जैसे कि जावा और सुमात्रा। ठीक है, देखिए जो बड़ी बड़ी श्रेणियाँ होती थी उनको गिल्ड कहा जाता था। व्यापारियों की जो बड़ी बड़ी श्रेणियाँ थी उनको गिल्ड कहते थे, और श्रेणियों का व्यापार जो है वो विदेशों के साथ होता था। जावा सुमात्रा आप छोड़ दीजिए, दक्षिण पूर्व एशिया आप याद रखिए, बहुत है उतना। ठीक है, व्यापारी की श्रेणियों को गिल्ड कहा जाता था, ये अपने दिमाग में रखिए। नेक्स्ट, चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी? ए मंडल और प्रांत, बी नाडु और वलनाडु, सी उर और महासभा, अथवा डी उर और मंडल। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उर और महासभा। ठीक है, महासभा या सभा होता था, सभा भी कहीं कहीं लिखा आपको मिल जाएगा, महासभा या सभा दोनों एक ही चीज़ है। देखिए, चोल काल के अभिलेखों से वही उत्तर मेरूर अभिलेख का यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो ग्राम प्रशासन की उससे हमें ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी होती है, और पता चलता है कि जो ग्राम का प्रशासन था वह 2 इकाइयों में बटा हुआ था, एक तो उर और दूसरा महासभा या सभा थी। ठीक है, उर जो है वह गांव के सामान्य लोगों की सभा हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं कि महासभा में विद्वान लोग थे या फिर वो अलग थी। देखिए, महासभा क्या होती थी, कुछ ब्राह्मण थे, पहले यहाँ समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। जो ब्राह्मण थे उनको जो भूमि अनुदान दी जाती थी या जो भूमि दान में मिलती थी, तो ऐसे एक ही ब्राह्मण को मिल गया, एक ब्राह्मण को यहाँ मिल गया, एक ब्राह्मण को यहाँ मिल गया, एक ब्राह्मण को ये भूमि मिल गई, एक ब्राह्मण को, यह पूरी पूरी भूमि ब्राह्मणों के आसपास बट गई। अब इनमें क्या हुआ कि जो वयस्क ब्राह्मण थे उन्होंने मिलकर के एक सभा का गठन किया, ठीक है, इसको सभा या महासभा कहा गया। इसमें ब्राह्मण वर्ग के लोग ही शामिल होते थे। ठीक है, हो गया। और इसको क्या कहा जाता था, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता था अग्रहार, यानी कि पहले उनका भोजन, जैसे कि पशुओं को कुछ, जैसे कि गायों में है हिंदू धर्म में कि गायों को जो है अग्रहार दिया जाता है, गाय पहला बनने वाला उनको दे दिया जाता है, घर का निकाल के लोग रख देते हैं कुछ लोग आज भी, ताकि गायों को दिया जा सके, उसको अग्रहार कहते हैं। उसी प्रकार से ब्राह्मणों को उनके द्वारा जो भूमि दान दी जाती थी उसको अग्रहार कहा जाता था। तो ऐसा मान लीजिए कि जो अग्रहार के वयस्क ब्राह्मण थे उनकी सभाओं को, उनकी एक सभा बनाई जाती थी और उस सभा को महासभा या सभा कहा जाता था, और यह भी गांव ही होते थे, ऐसा नहीं कुछ विशेष होता था। ठीक है, अब आइए समझिए। देखिए, उर जो है वह गांवों की आम सभा थी, महासभा अग्रहार गांवों के वयस्क ब्राह्मण सदस्यों की सभा थी। अग्रहारों में ब्राह्मण लोग निवास करते थे और वहाँ की अधिकांश जो भूमि थी वह लगान मुक्त हुआ करती थी। ठीक है, अब दान दे दिया तो वहाँ से लगान थोड़ी ना लेंगे। यहाँ बताइए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो युग्म आपके सामने है, विकल्प यहाँ नहीं है तो मैं दे देता हूँ, तब तक आप युग्मों पर विचार कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी है केवल 3, और ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पप्पा, पुन्ना और रन्ना 3 कवि थे कन्नड़ काव्य के। ठीक है, सभी के सभी जो है सही सुमेलित है यहाँ पर। पप्पा, पुन्ना, रन्ना याद कर लीजिए आप, याद हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, कंबन 11वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 12वीं सदी के प्रारंभ में चोल राज्य के दरबार में रहा और उसके काल को चोल साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। यानी कि 11वीं सदी के उत्तरार्ध से 12वीं सदी के प्रारंभ तक का काल चोल साहित्य का स्वर्ण काल था, और इस समय जो है कंबन जो है वह चोल साहित्य करता हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट, चालुक्य राजा के दरबार में नन्नैया ने महाभारत का तेलुगु पाठ आरंभ किया था, और जिसको 13वीं सदी के अंत में तिकन्ना ने पूरा किया था। ठीक है, महाभारत का तेलुगु पाठ किसने आरंभ किया था? नन्नैया ने आरंभ किया था। किसके दरबार में? तो चालुक्य राजा के दरबार में, और इसको 13वीं सदी में तिकन्ना के द्वारा पूरा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रकूट राजाओं ने तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं को संरक्षण दिया था। राजा अमोकवर्ष ने तो कन्नड़ में एक काव्य शास्त्र भी लिखा था जिसका नाम है कविराज मार्ग। ठीक है,
और पंपा, पुन्ना और रन्ना तीनों जो है कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न माने जाते हैं और ये जो जैन धर्म से प्रभावित थे। ठीक है, पंपा, पुन्ना, रन्ना। नेक्स्ट, इस राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इस वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसी वंश के शासकों ने एलिफेंटा के गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया। आपको बताना है कि उपर्युक्त चर्चा का संबंध किस राजवंश से है। ए पांड्य, बी इक्ष्वाकु, सी राष्ट्रकूट अथवा डी पल्लव। सिंपल है, आपको सारी चीज़ें नहीं आते। दंती दुर्ग के बारे में अभी हमने बात की थी, किसने? मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग द्वारा बादामी के चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके की गई थी। हालांकि जो एलिफेंटा की मुख्य गुफाएं थी उनका निर्माण जो है, उनके निर्माण में चालुक्यों की भी भूमिका रही थी। लेकिन राष्ट्रकूटों ने 7वीं सदी के आरंभ से 8वीं सदी के अंत तक एलिफेंटा में गुफा निर्माण कार्य करवाया था और इन गुफाओं में नटराज और अर्धनारीश्वर मूर्ति राष्ट्रकूटों के समय ही निर्मित थी। नटराज और अर्धनारीश्वर की मूर्ति जो है वह राष्ट्रकूटों के समय बनाई गई थी और बाकी एलोरा की गुफाओं के निर्माण में जो है चालुक्यों, एलोरा कह रहा हूँ, एलिफेंटा की गुफाओं के निर्माण में चालुक्यों और राष्ट्रकूटों दोनों का संपूर्ण हाथ पैर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नाडगवड्डू शब्द का तात्पर्य है। ए ग्राम पंचायत से, बी राजस्व अधिकारी से, सी ग्राम समितियों से अथवा डी सैनिक अधिकारियों से। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। राजस्व अधिकारी थे जिनको कहा जाता था नाडगवड्डू। किस साम्राज्य के थे? तो राष्ट्रकूट के थे। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश के राजस्व अधिकारियों को कहा जाता था नाडगवड्डू, अथवा एक अन्य नाम था इनका, क्या था वह? देशग्रामकूट। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते। देखिए, मध्यकाल में राष्ट्रकूटों के राजवंश में दक्कन के क्षेत्र में वंशानुगत राजस्व अधिकारियों का उदय होता है। ठीक है, जिन्हें नाडगवड्डू अथवा देशग्रामकूट कहा गया था। ठीक है, और इनका काम वही था जो महाराष्ट्र में देशमुख और देशपांडे लोगों द्वारा किया जाता था। अब आप बताइए देशमुख और देशपांडे लोगों का क्या काम था? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट, चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी सभाओं को उर और महासभा कहा गया। दूसरा, महासभा नई जमीनों पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। देखिए, महासभा आपको बताया गया ना, यही महासभा की बात हो रही। ठीक है, जिनको अग्रहार गांव अनुदान स्वरूप मिला था। ठीक है, अग्रहार गांव के वयस्क ब्राह्मणों को द्वारा बनाई गई सभा को महासभा कहा जाता था। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ये बात तो हमारी हो गई थी। और इनको जो भूमि दी जाती थी वह भी लगान मुक्त दी जाती थी। अब जब इनको दान दिया गया है तो यह भूमि का किसी भी प्रकार से प्रयोग करें, ठीक है, पूरी तरीके से इनके अंतर्गत वह भूमि आती थी अथवा इनके स्वामित्वाधीन वह भूमि आती थी। इवन ये उस भूमि पर ऋण भी ले सकते थे, लोन भी उस भूमि के आधार पर ले सकते। भाई ये मालिकाना हक इनको मिल गया था ना, बाकी बात ही खत्म हो जाती। फिर आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए, चोल प्रशासन के उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक था उनके पूरे साम्राज्य में गांवों में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया जाना। ठीक है, चोल साम्राज्य में दो तरह की सभाओं का उल्लेख किया गया, एक तो उर और दूसरा सभा या महासभा। उर गांवों की आम सभा थी, महासभा ब्राह्मण गांवों जिन्हें अग्रहार कहा जाता था उनके वयस्क पुरुषों की सभा थी। ठीक है, अब महासभा जो है वह नई भूमियों का बंदोबस्त कर सकती थी, उन पर स्वामित्व के अधिकारों का प्रयोग कर सकती है, गांवों के लिए ऋण भी ले सकती है और कर भी लगा सकती है। ठीक है, ऋण भी ले सकती है, टैक्स भी लगा सकती है, दोनों चीज़ें थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जय सिंह सिद्धराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। दूसरा, इसने प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र को प्रश्रय दिया।
तीसरा, इसने खजुराहो में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 अथवा डी 1 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला और दूसरा कथन सही है। देखिए, खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर था ना, इसका निर्माण जो है चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था, चालुक्य शासकों के द्वारा नहीं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए जय सिंह सिद्धराज जो था ना, वह एक चालुक्य शासक था और शिव भक्त था। उसने अब सिद्धपुर में ही एक रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया था और उसने और साथ ही साथ इसके जो है उसने जैन विद्वान हेमचंद्र को अपने दरबार में प्रश्रय अथवा आश्रय भी दिया था। अब बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में। देखिए, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है वह चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था, न कि चालुक्य शासकों के द्वारा। वहीं मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण भी चालुक्य शासक भीम प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझे। देखिए, जो चंदेल शासक थे उनके द्वारा खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जबकि चालुक्य शासक भीम प्रथम ने गुजरात स्थित मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। मोढेरा गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर अनायास ये फैक्ट आपको बता दिया गया, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आइए, आर्ट एंड कल्चर में ये सारी चीज़ें और अच्छे से हम लोग देखेंगे कैसे क्या किस प्रकार से। ठीक है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चोल काल में सभा की सदस्यता हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या थी। सभा या उसी महासभा की बात हो रही है यहाँ पर, जो अग्रहार की महासभा हुआ करती थी, तो उसकी सदस्यता के लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी थी। पूछ रहा है कि वही शर्तें क्या क्या थीं। पहला, ऐसी भूमि का स्वामी होना जो करमुक्त हो। दूसरा, पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य न रहा हो। तीसरा, उम्र 25 वर्ष से 70 वर्ष के बीच हो। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल कथन 2 सही, क्योंकि महासभा जो है वह कर लगा सकती थी। ठीक है, तो कर मुक्त भूमि का स्वामी होना आवश्यक नहीं था। ठीक है, पढ़ा था ना हमने, महासभा कर भी लगा सकती, ऋण भी दे सकती है, या कुछ भी बंदोबस्त लागू कर सकती भूमि के संदर्भ में। बाकी उम्र की बात करें तो उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच थी और 3 वर्ष तक एक अन्य वह थी शर्त कि वह 3 वर्षों तक वह व्यक्ति किसी और समिति का सदस्य न रहा है। आइए देखिए बात करते हैं। देखिए, चोलकालीन ग्रामीण प्रशासन प्रणाली में स्थानीय स्तर पर 3 प्रकार की सभाओं की जानकारी मिलती है, उर, सभा और नगरम। ठीक है, किसानों की बस्तियाँ उर कहलाती थी। सभा ब्रह्मदेय यानी कि ब्राह्मणों को दान किए गए गांवों के ब्राह्मणों की सभा को कहते थे और व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। ठीक है, 3 सभाएं हो गई। नगरम व्यापारियों की सभा थी, सभा जो है वह ब्रह्मदेय गांवों के ब्राह्मणों की सभा थी और उर जो है वह किसान बस्तियों की सभा हुआ करती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उत्तर मेरूर अभिलेख का यहाँ जिक्र हुआ है और यहाँ बताया जा रहा है कि उत्तर मेरूर अभिलेख में बताया गया कि सभा यानी कि जो ब्रह्मदेय गांवों की सभा ब्राह्मणों की सभा थी, उसकी सदस्यता के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनको ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भूमि राजस्व वसूला जाता हो, उनके पास अपना घर हो, उन्हें वेदों का ज्ञान हो, वे ईमानदार हों, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी हो और पिछले 3 वर्षों से किसी समिति के सदस्य ना रहे हों तथा साथ ही साथ उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच की हो। ठीक है, ऐसा चोलकालीन उत्तर मेरूर अभिलेख में लिखा भी हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रतिहार शासक सिंध के अरब शासकों के प्रति बैर भाव के लिए प्रसिद्ध थे, जिसके कारण इस काल में भारत का पश्चिम एशिया के साथ आर्थिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान बाधित रहा। दूसरा, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहारों की समुद्र तक पहुंच को खत्म कर दिया।
आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और सबसे अंत में ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल और केवल कथन दो सही है। इसमें देखिए, प्रतिहार शासक अरब शासकों के प्रति बैर भाव तो रखते थे, लेकिन उस काल में यानी मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल में भी जो है भारत का पश्चिम एशिया के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बना रहा और बढ़ा भी। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो प्रतिहार शासकों की अरब शासकों के प्रति शत्रुता के बावजूद भारत और पश्चिम एशिया के मध्य विद्वानों का आदान प्रदान और व्यापार वाणिज्य चल भी रहा था। ठीक है, नेक्स्ट और दूसरा विकल्प के बारे में, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने 915 और 918 ईस्वी के बीच कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार साम्राज्य को कमजोर बना दिया एवं उनके गुजरात के समुद्री प्रदेशों को छीन लिया। ठीक है, गुजरातों की क्षति से प्रतिहारों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बाधित हो गया था। अब सोचिए, जहाँ का उनका मूल था वहीं से उन्हें हटा दिया। किसने? राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने। ठीक है, आइए इस लेक्चर के अंतिम प्रश्न और इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, परमार शासक भोज तथा चालुक्य शासक कुमारपाल ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। दूसरा, चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज ने सोमनाथ जाने वाले यात्रियों से तीर्थ कर लेना बंद कर दिया था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक न ही दो। चलिए, यहाँ पर दोनों ही विकल्प सही हैं। ठीक है, जो भोज तथा चालुक्य शासक कुमारपाल था, इन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था जब गजनवी उसको लूट करके चला गया था। ठीक है, लूटा भी था और नष्ट भी कर दिया था, कुछ तोड़फोड़ भी की थी। तो इसके बाद जो परमार शासक भोज था उसने, और साथ ही साथ जो चालुक्य शासक कुमारपाल था, उन्होंने जो है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके अलावा चालुक्य शासक जो जय सिंह सिद्धराज था, उसने जो लोग वहाँ जाते थे, तीर्थ करने जाते थे सोमनाथ मंदिर, वह चूँकि शिवभक्त था ही, शिवभक्त था ना सिद्धराज, तो उसने क्या किया कि सोमनाथ मंदिर जाने वाले यात्रियों से तीर्थ कर लेना बंद कर दिया। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन को समझते हैं और जानते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट कर नष्ट कर दिया था। बाद में परमार शासक भोज तथा अनहिलवाड़ा के चालुक्य शासक कुमारपाल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज ने सोमनाथ जाने वाले यात्रियों का तीर्थ कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर का समापन होता है। ठीक है, और अपने अगले मध्यकालीन लेक्चर में हम देखेंगे तुर्कों का आक्रमण। अभी तो हम तुर्कों के पहले की बात कर रहे थे। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और लेक्चर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।